एवरीवन, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस टारगेट में। आज की हमारी कहानी है त्रिशंकु मनु भंडारी की, जो कि एमएसजी प्रोग्राम 03 से संबंधित है। तो पहले कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद इस कहानी की एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे। तो कहानी शुरू होती है। घर की चार दीवारी आदमी को सुरक्षा देती है और साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। स्कूल कॉलेज जहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वहीं नियम कायदे और अनुशासन के नाम पर उसके व्यक्तित्व को कुंठित भी करते हैं। बात यह है, बंधु की हर बात का विरोध उसके भीतर ही रहता है। ये सब मैं किसी किताब के उदाहरण नहीं पेश कर रही। ऐसी भारी भरकम किताबें पढ़ने का तो मेरा भूता ही नहीं। ये तो उन बातों और बहसों के टुकड़े हैं जो रात दिन हमारे घर में हुआ करती हैं। हमारा घर यानी बुद्धिजीवियों का अड्डा। यहाँ सिगरेट के धुएं और कॉफी के प्यालों के बीच बातों में बड़े बड़े तुमार बांधे जाते हैं। बड़ी बड़ी शब्दालियाँ क्रांतियाँ की जाती हैं। इस घर में काम कम, बातें ज़्यादा होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, पर अपने घर में यह लगता ज़रूर है कि बुद्धिजीवियों के लिए काम करना शायद वर्जित है। मातुश्री अपने 3 घंटे की तारीफनुमा नौकरी बजाने के बाद मुफ्त थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद जो समय बचता है, वह या तो बात बहस में जाता है या फिर लेट लगाने में। उनका ख्याल है कि शरीर के निष्क्रिय होते ही मन मस्तिष्क सक्रिय हो उठते हैं और वे दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे अपने मन मस्तिष्क की सक्रिय बनाए रखती हैं। पिताश्री और भी 2 कदम आगे। उनका बस चले तो वे नहाए भी अपनी मेज पर ही। जिस बात की हमारे यहाँ सबसे अधिक कताई है, वह है आधुनिकता। पर जरा ठहरिए, आप आधुनिकता का गलत अर्थ मत लगाइए। यह बाल काटने, छुरी कांटे से खाने वाली आधुनिकता कतई नहीं है। ये है ठेठ बुद्धिजीवियों की आधुनिकता। यह क्या होती है? तो ठीक मैं भी नहीं जानती, पर हाँ, इसमें लीक छोड़ने की बात बहुत सुनाई देती है। आप लीक को धुलती झाड़ते आइए, फिर आंखों पर लीक से चिपक कर आइए, धुलती खाइए। बहसों में तो दुनिया जहान के विषय टूटे जाते हैं, पर एक विषय शायद सब लोगों को बहुत प्रिय है, वह है शादी। शादी यानी बर्बादी। हल्के फुल्के ढंग से शुरू हुई बात एकदम बौद्धिक स्तर पर चली जाती है। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। पति पत्नी का संबंध बड़ा नकली और ऊपर से थोपा हुआ है, और फिर धुआंधार ढंग से विवाह की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इस बात में अक्सर स्त्रियां एक तरफ हो जाती हैं, पुरुष दूसरी तरफ। और बहस का माहौल कुछ ऐसा गर्म हो जाता है कि मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि अब जरूर 1-2 तलाक ले बैठेंगे। पर मैंने देखा है कि ऐसा कोई हादसा कभी नहीं हुआ। सारे ही मित्र लोग अपने अपने ब्याह की खूब अच्छी तरह समेट कर उस पर जमकर आसन मारे बैठे हैं। हाँ, बहस की रफ्तार और टोन आज भी वही है। अब सोचिए, ब्याह को कोसेंगे तो फ्री लव, फ्री सेक्स को तो पोसना ही पड़ेगा। इसमें पुरुष लोग उछल उछल कर आगे रहते हैं, कुछ इस भाव से मानो बात करते हैं कि इसका आधा सुख तो वे ले ही लेंगे। पापा खुद बड़े समर्थक, पर हुआ यूं, घर में हमेशा चुप चुप रहने वाली दूर दराज की एक दीदिया ने बिना कभी इन बहसों में भाग लिए ही इस पर पूरी तरह अमल कर डाला, और पापा की सारी आधुनिकता आधम। और वह फिर मम्मी ने बड़े सहज ढंग से सारी बात को संभाला और निरर्थक विवाह के बंधन में बांधकर दीदिया का जीवन सार्थक किया। हालांकि ये बात कुछ पुरानी है, मैंने तो बड़ी दबी ढकी जुबान से इसका जिक्र ही सुना है। वैसे पापा मम्मी का भी प्रेम विवाह हुआ था। यह बात बिल्कुल दूसरी है कि होश संभालने के बाद मैंने उन्हें प्रेम करते केवल बहस करते ही देखा है। विवाह के पहले अपने इस निर्णय पर मम्मी ने नाना को बहुत बहस करनी पड़ी थी, और बहस पर यह दौर बहुत लंबा भी चला था। शायद इसके बावजूद यह बहस विवाह नहीं, प्रेम विवाह ही है, जिसका जिक्र मम्मी बड़ी गर्व से किया करती हैं। गर्व विवाह को लेकर नहीं, पर इस विवाह को लेकर कि किस प्रकार उन्होंने नाना से मोर्चा लिया था। अपने और नाना के बीच हुए संवादों को वो इतनी बार दोहरा चुकी हैं कि वो मुझे कंठस्थ से हो गए हैं। आज भी जब वे उसकी चर्चा करती हैं तो लीक से अटकर कुछ संतोष उनके चेहरे पर उठता है। बस एक ही घर में मैं पली रही हूँ, बड़े मुक्त और स्वच्छंद ढंग से, और पलते पलते एक दिन अचानक बड़ी हो गई। बड़े होने का एहसास मेरे अपने भीतर से इतना नहीं फूटा जितना बाहर से। इसके साथ शायद भी एक दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि घर के ठीक सामने एक बरसाती है, एक कमरा, उसके सामने फैली छत। उसमें हर साल 2-3 विद्यार्थी आकर रहते हैं।
छत पर घूम घूम कर पढ़ते, पर कभी ध्यान ही नहीं गया। शायद ध्यान जाना जैसी मेरी उम्र ही नहीं थी। इस बार देखा वहाँ 2 लड़के आए हैं। थे तो वे 2 ही, पर शाम तक उनके मित्रों का एक अच्छा खासा जमघट हो जाता। और सारी छत ही नहीं, सारा मोहल्ला का गुलजार, हँसी मज़ाक, गाना बजाना, आस-पास की जो भी लड़कियाँ उनकी नज़र के दायरे में आती हैं, उन पर चुटकुलियाँ, फप्तियाँ। पर उनकी नज़रों पर का असली केंद्र हमारा घर, और स्पष्ट कहूँ तो मैं ही थी। बरामदे से निकलकर मैं कुछ भी करूँ, उधर से एक ना एक रिमार्क हवा में उछला हुआ टपकता और मैं भीतर तक थरथरा उठती। मुझे पहली बार लगा कि मैं हूँ, केवल हूँ ही नहीं, किसी के आकर्षण का केंद्र ही हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अपने होने का पहला एहसास बड़ा रोमांचक लगा। अपनी ही नज़रों में मैं नई उमटी, नई और बड़ी। अजीब सी बात थी, जब वे फब्बतियाँ कसते तो मैं गुस्से से भरना चाहती। हालांकि उनकी फब्बतियों में अशिष्टता कहीं नहीं थी, ये तो केवल मन को सहलाने वाली एक चुहल। पर जब वे नहीं होते तो होकर भी आपस में मशगूल रहते, तो मैं प्रतीक्षा करती रहती कि एक अनाम सी बेचैनी भीतर ही भीतर कसमसाती रहती। आलम यह कि हर हालत में ध्यान वहीं अटका रहता और मैं कमरा छोड़कर बरामदे में ही टंगी रहती। पर इन लड़कों के इस हल्ले गुल्ले वाले व्यवहार ने मोहल्ले वालों की नींद जरूर हराम कर दी थी। हमारा मोहल्ला यानी हाथरस, खुर्जा के ललाओं की बस्ती, जिनके घरों में किशोरी लड़कियां थीं, वे बाहें चढ़ा चढ़ा कर दांत और लात तोड़ने की धमकियां दे रहे थे, क्योंकि सबको अपनी लड़कियों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा था। मोहल्ले में इतनी सरगर्मी, और मेरे मम्मी पापा को कुछ पता ही नहीं। बात असल में यह है कि इन लोगों ने अपनी स्थिति एक द्वीप जैसी बना रखी है, सबके बीच रहकर भी सबसे अलग। एक दिन मैंने मम्मी को कहा, मम्मी, ये जो सामने लड़के आए हैं, जब देखो मुझ पर दिमाग करते रहते हैं। मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, मैं भी यहाँ यहाँ जवाब दूंगी। कौन लड़के? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। कमाल है, मम्मी को कुछ पता ही नहीं। मैंने कुछ खिज और कुछ पुलक के मिले जुले स्वर के में सारी बात बताई, पर मम्मी पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। पता ना कौन है ये लड़के, बड़े ठंडे लहजे से उन्होंने कहा, फिर पढ़ने लगी। अपना छेड़ा जाना मुझे जितना सनसनीखेज लग रहा था, उस पर मम्मी की ऐसी उदासीनता मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई और माँ होती तो फेंटा कसकर निकल जाती और उनकी 7 पुस्तकों को तार देती, पर माँ पर जैसे कोई असर ही नहीं। दोपहर ढले, लड़कों की महफिल छत पर जमी, तो मैंने मम्मी को बताया, देखो ये लड़के हैं जो सारे समय इधर उधर देखते रहते हैं, कुछ भी करूं उस पर फब्बतियां कसते हैं। पता नहीं मेरे कहने से ऐसा क्या पता नहीं मेरे कहने में ऐसा क्या था कि मम्मी एकटक मेरी ओर देखती रहीं, फिर धीरे से मुस्कुराई। थोड़ी देर तक छत वाले लड़कों को मुआयना करने के बाद बोली, कल शाम तो कोई लोगों को चाय पर बुला लेते हैं, तुमसे दोस्ती करवा देते हैं। मैं तो अवाक, तुम इन्हें चाय पर बुलाओगी? मुझे जैसे मम्मी की बात पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे ये तो हमारे जमाने में होता था कि मिल तो सकते नहीं, बस दूर से ही फुब्बतियां कस कस कर तसल्ली करो। अब तो जमाना बदल गया है। मैं तो इस विचार माँ से ही पुलकित लगा। माँ सचमुच कोई ऊंची चीज है। ये लोग हमारे घर आएंगे, मुझसे दोस्ती करेंगे। एकाएक मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे किसी की दोस्ती की सख्त आवश्यकता है। इस मोहल्ले में मेरा किसी विशेष से मेल जोल नहीं, और घर में केवल मम्मी पापा के दोस्त ही आते हैं। दूसरा दिन मेरा बहुत ही संयम से बीता। पता नहीं मम्मी अपनी बात पूरी भी करती या नहीं। यों ही रो, मैं कह गई, बात खत्म। शाम को मैंने याद दिलाने के लिए कहा, मम्मी, तुम सचमुच ही इन लड़कों को बुलाने जाओगी? शायद मेरे शब्द मेरे यही थे, वरना भाव तो था कि मम्मी जाओ ना प्लीज। और मम्मी सचमुच ही चली गई। मुझे याद नहीं मम्मी 2-4 बार से अधिक मोहल्ले में किसी के घर गई हूँ। मेरी सांस रोककर उन्हें लौटने की प्रतीक्षा करती रही। एक विचित्र सी थिरकन मैं अंग प्रत्यंग में महसूस कर रही थी कि कहीं मम्मी साथ ही लेती आई तो, कहीं वे मम्मी से भी बदतमीजी से पेश आए तो, पर नहीं, वैसे लगते तो नहीं है। कोई घंटे भर बाद मम्मी लौटी, बेहद प्रसन्न। मुझे देखते ही उनकी तो सिट्टी मिट्टी गुम हो गई। उन्हें अभी तक लोग अपने अपने घरों में से ही उनके लात दांत तोड़ने की धमकी दे रहे थे। मैं जैसे सीधे घर ही पहुंच गई, उनकी हड्डी पिसली एक करने। फिर तो इतनी खातिर थी बेचारों ने की बहस। बड़े ही स्वीट बच्चे हैं, बाहर से आए हैं,
हॉस्टल की जगह नहीं मिली इसलिए कमरा लेकर रह रहे हैं। शाम को जब पापा आएंगे तब बुलवा लेंगे। प्रतीक्षा में समय इतना बोझिल हो जाता है, ये भी मेरा पहला अनुभव था। पापा आए तो मम्मी ने बड़े उमंग भर सारी बात बताई। सब कुछ अलग करने का संतोष और गर्व उनके हर शब्द में जैसे झलक पड़ा। पापा ही कौन पीछे रहने वाले थे, उन्होंने सुना तो वे भी पसंद। बुलाओ लड़कों को, अरे खेलने खाने दो, मस्ती मारने दो बच्चों को। मम्मी पापा को अपनी आधुनिकता पुष्ट करने का एक जोरदार अवसर मिल रहा था। नौकर को भेजकर उन्हें बुलवाया गया तो अगले ही क्षण सब हाजिर। मम्मी ने बड़े कायदे से परिचय करवाया। हेलो हाय का आदान प्रदान हुआ। तनु बेटे, अपने दोस्तों को के लिए चाय बनाओ। हद पैर देखी, मम्मी के दोस्त आए तब भी तनु बेटा चाय बनाए और उसके दोस्त आए तब भी। पर पर मन मारकर उठी। चाय पानी होता रहा, खूब हंसी मजाक भी चली। ये सफाई पेश करते रहे कि मोहल्ले वाले झूठ मूठ ही उनके पीछे पड़े रहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं करते, जस्ट फॉर फन कुछ भी कर दिया, वरना इन सब से उनका कोई मतलब नहीं। पापा ने बढ़ावा देते हुए कहा, अरे इस उम्र में तो यह सब करना ही चाहिए, हमें मौका मिले तो हम आज भी करने से बाज ना आए। हंसी की एक लहर यहाँ से वहाँ दौड़ गई। कोई 2 घंटे बाद वे चलने लगे तो मम्मी ने कहा, देखो इसे अपना ही घर समझो, जब इच्छा हो चले आया करो। हमारी तनु बिटिया को अच्छी कंपनी मिल जाएगी, कभी तुम लोगों को कुछ पढ़ भी लिया करेगी। और देखो कुछ खाने पीने का मन हुआ करे तो बता दिया करना, तुम्हारे लिए बनवा दिया करूँगी। और वे लोग पापा के खुलेपन और मम्मी की आत्मीयता और स्नेह पर मुक्त होकर चले गए। बस दोस्ती करवाने के लिए उन्हें बुलाया गया था, या बेचारी इस तमाशे की मात्र दर्शक बनकर ही बनी रही। उनके जाने के बाद बड़ी देर तक उनको लेकर चर्चा ही होती रही। अपने घर की किशोरी लड़की को छेड़ने वाले लड़कों को घर बुलाकर चाय पिलाई जाए और लड़की से दोस्ती करवा दी जाए, सारी बात ही बड़ी थ्रिलिंग और रोमांचक लग रही थी। दूसरे दिन मम्मी हर आने वाली इस घटना का उल्लेख करती, वर्णन करने में पटु मम्मी नीरस से नीरस बात को भी ऐसा दिलचस्प बना देती है, फिर यह तो बात ही बड़ी दिलचस्प थी। जो सुनता सही कहता, वाह यह हुई ना कुछ बात। आपका बड़ा स्वस्थ दृष्टिकोण है चीजों के प्रति, वरना लोग बातों तो बड़ी बड़ी करेंगे, बच्चों को गोद कर रखेंगे और जरा सा शक शुबा हुआ तो बकायदा जासूसी करेंगे। और मम्मी इस प्रशंसा से निहाल होती हुई कहती, और नहीं तो क्या, मुक्त रहो, बच्चों को मुक्त रखो। हम लोगों के बचपन में यह मत करो, यहाँ मत जाओ कह कहकर कितना भागा गया था। हमारे बच्चे तो कम से कम इस घुटन के शिकार ना हो। पर मम्मी का बच्चा उस समय एक दूसरी ही घुटन का शिकार हो रहा था। वह यह कि जिस नाटक की हीरोइन उससे उसकी मम्मी बन बैठी है, उसे बनना था उसकी मम्मी बन बैठी है। खैर, इस सारी घटना का परिणाम यह हुआ कि उन लड़कों का व्यवहार एकदम ही बदल गया। जिस शराफत को मम्मी ने उन पर लाद दिया, उसके अनुरूप व्यवहार करना उनकी मजबूरी बन गया। अब जब भी वे अपनी छत पर मम्मी पापा को देखते तो अदब में लपेट कर एक नमस्कार, मुझे देखते तो मुस्कान पलट कर एक हाय उछला देते। और बत्तियों की जगह बकायदा हमारा वार्तालाप शुरू हो गया। बड़ा खुला बेझिझक वार्तालाप। हमारे बरामदे और छत में इतना ही फासला था कि जोर से बोलने पर बातचीत की जा सकती थी। हाँ, ये बात जरूर थी कि हमारी बातचीत सारा मोहल्ला सुन सकता था और काफी दिलचस्पी से सुनता था। जैसे ही हम लोग चालू होते, पास पड़ोस की खिड़कियों में 4-6 सिर और धड़ आकर चिपक जाते। मोहल्ले में लड़कियों को प्रेम पसंद ना हो ऐसी बातें तो थी नहीं, बकायदा लड़कियों के भागने तक की घटनाएं घट चुकी थी। पर वह सब कुछ बड़े गुप्त और छिपे ढंग से होता था, और मोहल्ले वाले अब अपनी पैनी नजरों से ऐसी किसी रहस्य को जान लेते तो उन्हें बड़ा संतोष होता था। पुरुष मूर्तियों पर ताक देकर और स्त्रियां हाथ नचा नचा कर खूब नमक मिर्च लगाकर इन घटनाओं को यहाँ से वहाँ तक प्रचार करती, कुछ इस भाव से कि अरे हमारी दुनिया देखी है, हमारी आंखों में कोई नहीं भूल झोंक सकता। पर यहाँ स्थिति ही उलट गई थी। हमारा वार्तालाप इतने खुलेआम होता था कि लोगों को खिड़कियों की ओर में छिप छिप कर देखना सुनना पड़ता था। सुनकर भी ऐसा कुछ उनके हाथ नहीं लगता था जिससे वे कुछ आत्मिक संतोष पाते। पर बात को बढ़ाना था तो बात बढ़ी भी। हुआ यह कि धीरे धीरे छत की मजलिस मेरे सामने कमरे में जमने लगी। रोज ही कभी 2 कभी 3-4 लड़के आकर जम जाते और दुनिया भर की हंसी मजाक गपशप का दौर चलता, गाना बजाना भी होता और चाय पानी भी। शाम को मम्मी पापा के मित्र आते तो इन लोगों में से कोई ना कोई बैठा ही होता। शुरू में जिन लोगों ने मुफ्त रहो की बड़ी प्रशंसा की थी,
उन्हें उठते रहने का जो रूप देखा, उनकी आंखों में कुछ अजीब सी शंकाएं तैरने लगी। मम्मी की एक हाथ मित्र ने दबी जुबान में कहा, तनु तो बड़ी फास्ट चल रही है। मम्मी का अपना सारा उत्साह मन पड़ गया था और लीक से हटकर कुछ करने की फिर पूरी तरह झड़ चुकी थी। अब तो उन्हें इस रंगी सच्चाई को झेलना था कि उनकी निहायत अच्छी और नाजुक उम्र की लड़की 3-4 लड़कों के बीच घिरी रही है। और मम्मी की स्थिति यह थी कि वे ना इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर पा रही थी और ना ही अपने ही द्वारा बड़े जोश में शुरू किए गए सिलसिले को नकार ही पा रही। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, तनु बेटा, ये लोग रोज रोज यहाँ आकर जम जाते हैं, आकर तुमको पढ़ना लिखना भी तो है। मैं तो देख रही हूँ कि इस दोस्ती के चक्कर में तेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ चौपट होती जा रही है। इस तरह तो यह सब चलेगा नहीं। रात को पढ़ती तू रात को पढ़ती तो हूँ, लापरवाही से मैंने कहा। भाग पड़ती है रात को, समय ही कितना मिलता है। और फिर ये रोज रोज की धमा दौकड़ी मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। ठीक है, 4-6 दिन में एक बार कभी आ जाए, गपशप कर ली, पर यहाँ तो एक न एक रोज ही डटा रहता है। मम्मी ने स्वर में आक्रोश का पुट गहराता जा रहा था। मम्मी की टोन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, पर मैं चुप। तू तो उनसे बहुत खुल गई है। कह दे कि वे लोग भी बैठकर पढ़े, मुझे भी पढ़ने दें, और तुझसे ना कहा जाए तो मैं कह दूंगी। पर किसी के भी कहने की नौबत ना आई। कुछ तो पढ़ाई के डर से कुछ दिल्ली के दूसरे आकर कड़ों से खिंचकर हॉस्टल वाले लड़कों का आना कम हो गया और सामने के कमरे में शेखर रोज ही आता, कभी दोपहर में तो कभी शाम को। 3-4 लोगों की उपस्थिति में उसकी जिस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वही बात अकेले में सबसे अधिक उजागर हो गई। वह बोलता कम था, पर शब्दों से परे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता था और एकाएक ही मैं उसकी अनकही बातें समझने लगी थी। केवल समझने ही नहीं लगी, प्रत्युत्तर भी देने लगी थी। जल्द ही मेरी समझ में आ गया कि शेखर और मेरे बीच प्रेम जैसी कोई चीज पनपने लगी है। यूँ तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती, पर हिंदी फिल्में देखने के बाद ये समझ में आना खासा मुश्किल नहीं हुई। जब तक मन में कहीं कुछ और नहीं था, सब कुछ बड़ा खुला था। जैसे ही कुछ हुआ तो उसके औरों की नज़र से बचाने की इच्छा ही साथ ही आई। जब कभी दूसरे लड़के आते तो सीढ़ियों से ही शोर करते जा आते, जोर जोर से बोलते, लेकिन शेखर जब भी आता रेंगता हुआ आता और फुसफुसाकर हम बातें करते। वैसे बातें बहुत ही साधारण होती थी, स्कूल की, कॉलेज की, पर फुसफुसाकर करने में नहीं वे कुछ विशेष लगती थी। प्रेम का कुछ रहस्य में कुछ गुपचुप बना दो तो बड़ा थ्रिलिंग हो जाता है, वरना तो एकदम सीधा साधा सपाट। पर मम्मी के पास घर और घर वालों के हर रहस्य को जान लेने की एक छठी इंद्री है, जिससे पापा भी काफी त्रस्त रहते हैं। उससे उन्हें ये सब समझने में जरा भी देर नहीं लगी। शेखर कितना भी तक छिपा कर आता, मम्मी घर के किसी न किसी कोने में होती, फट से प्रकट हो जाती और फिर वहीं से पूछती, तनु कौन है तुम्हारे कमरे में। मैंने देखा कि शेखर इस रवैये से मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी झलकने लगी है। पर मम्मी इस बात को लेकर यह परेशान हो उठेंगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिस घर में रात दिन तरह तरह के प्रेम प्रसंग ही खींचे जाते रहे हैं, कुंवारों के प्रेम प्रसंग, विवाहिताओं के प्रेम प्रसंग, 2-3 प्रेमियों के एक साथ चलने वाले प्रेम प्रसंग, उस घर के लिए तो ये सब बहुत ही मामूली होनी चाहिए। जब लड़कों से दोस्ती की तो एक हाथ से प्रेम भी हो ही सकता है। मम्मी ने शायद समझ लिया था कि ये सारी स्थिति आजकल की कलात्मक फिल्मों की तरह चलेगी, जिनकी भी बड़ी प्रशंसक और समर्थक है, पर जिनमें शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी सनसनीखेज घटता ही नहीं। जो भी हो, मम्मी की इस परेशानी ने मुझे भी कहीं हल्के से विचलित जरूर कर दिया। मम्मी मेरी माँ ही नहीं, मित्र और साथी भी हैं। 2 घनिष्ठ मित्रों की तरह हम दुनिया जहान की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैं चाहती थी कि इस बारे में भी कोई बात करें, पर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। बस जब शेखर आता तो अपनी स्वभावगत लापरवाही छोड़कर बड़े सहज भाव से मेरे कमरे के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। एक दिन मम्मी के साथ बाहर जाने के लिए मैं नीचे उतरी तो दरवाजे पर ही पड़ोस की एक भद्र महिला टकरा गई। नमस्कार और कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद वे बात के असली मुद्दे पे आ गई। ये सामने के छत वाले लड़के आपके रिश्तेदार हैं क्या। नहीं तो। अच्छा, शाम को रोज ही आपके घर बैठे रहते हैं, तो सोचा आपके जरूर कुछ लगते होंगे। तनु के दोस्त है। मम्मी ने कुछ ऐसी लापरवाही और निसंकोच भाव से यह वाक्य उछाला कि बेचारी तीर निशाने पर न लगने का गम लिए ही लौट गई।
वे तो लौट गईं, पर मुझे लगा कि इस बात का सूत्र पकड़कर ही मम्मी अब ज़रूर मेरी पूरी धुनाई कर देंगी। कहने वाली का तो कुछ न बना, पर मेरा कुछ बिगाड़ने का हथियार तो मम्मी के हाथों में आ ही गया। बहुत दिनों से उनके मन में भी कुछ उमड़-घुमड़ तो रही ही है, पर मम्मी ने इतना ही कहा, लगता है उनके घर अपने घर में कोई धंधा नहीं है, जब देखो दूसरों के घर में चोंच फड़ाए रहते हैं। मैं आश्वस्त नहीं हुई, बल्कि मम्मी की ओर से हरा सिग्नल समझकर मैंने अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी, और इतना ज़रूर किया कि शेखर के साथ 3 घंटों में से 1 घंटा ज़रूर पढ़ाई में गुजारती। वह बहुत मन लगाकर पढ़ता और मैं बहुत मन लगाकर पढ़ती। हाँ, बीच-बीच में वह कागज़ की छोटी-छोटी पर्चियों पर ऐसी कुछ पंक्तियाँ लिखकर थमा देता कि मैं भीतर तक झंझना जाती। उसके जाने के बाद भी उन पंक्तियों के वे शब्दों के पीछे के भाव मेरी रग-रग में सनसनाते रहते और मैं उन्हीं में डूबी रहती। मेरे भीतर अपनी ही दुनिया बनती चली जा रही थी, बड़ी भारी, पूरी और रंगीन। आजकल मुझे किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लगता है जैसे मैंने अपने में ही पूरी हूँ। हमेशा साथ रहने वाली मम्मी की आउट होती जा रही हैं, और शायद यही कारण है कि इधर मैंने मम्मी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। रोज़मर्रा की बातें मुझ तो होती हैं, पर केवल बातें ही होती हैं, इसके परे कुछ नहीं। दिन गुजरते जा रहे थे, मैं अपने में ही डूबी अपनी दुनिया में गहरे घुसती जा रही थी। बाहर की दुनिया से एक तरह से बेखबर थी। एक दिन स्कूल से लौटी, कपड़े बदले, शोर शराबे के साथ खाना मांगा, नींद नेक के साथ खाया, और कमरे में घुसी तो मम्मी ने लेटे ही बुलाया, तनु इधर आओ। पास आई तो पहली बार ध्यान गया कि मम्मी का चेहरा टमटमा रहा है। मेरा माथा ठनठना, शायद टेबल पर किताब उठाई, उसमें से कागज की 5-6 पर्चियाँ निकालकर सामने रख दी। तौबा! उन्हें कुछ पढ़ना था तो जाते समय उन्हें अपनी किताब दे गई थी। गलती से शेखर की लिखी पंक्तियाँ उसमें रह गईं। तो इस तरह चल रही शेखर और तुम्हारी दोस्ती, यही पढ़ाई होती है यहाँ बैठकर, यही सब करने के लिए आता है वह यहाँ। मैं चुप, जानती हूँ गुस्से में मम्मी जवाब देने से बढ़कर मूर्खता और कोई नहीं। तुमको छूट दी, आज़ादी, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मैं फिर चुप। बीते भर की लड़की, और करतब देखो इसके, जितनी छूट दो उतने ही पैर पसारते जा रहे हैं इनके। एक झापड़ी दूंगी तो सारा रोमांस झड़ जाएगा 2 मिनट में। इस वाक्य पर मैं एकाएक तिलमिला उठी, चमक कर नज़र उठाई मम्मी की तरफ और देखा, पर वह क्या, वह तो मेरी मम्मी नहीं है। ना यह तेवर मम्मी का है, ना ये भाषा। फिर भी ये सारे वाक्य बहुत परिचित से लगे, लगा ये सब मैंने कहीं सुना है। और खटाक से मेरे कान में कौंधा, नाना? पर नाना तो मरे कितने साल हो गए हैं, फिर जिंदा कैसे हो गई हूँ? और वह भी मम्मी के भीतर, जो होश संभालने के बाद हमेशा उनसे झगड़ा ही करती रही, उनकी हर बात का विरोध ही करती रही। मम्मी का नानी लफ्ज़ों वाले भाषण काफ़ी देर तक चालू रहा, पर वह सब मुझे कहीं से भी छू नहीं रहा था। बस कोई बात झकझोर रही थी, तो यह कि मम्मी के भीतर नाना कैसे बैठे। और फिर घर में एक विचित्र सा तनावपूर्ण मौन छा गया, खासकर मेरे और मम्मी के बीच। नहीं, मम्मी तो घर में रही ही नहीं, मेरे और नाना के बीच। मैं मम्मी को अपनी बात समझा भी सकती थी, उनकी बात समझ भी सकती थी, पर नाना, मैं तो इस भाषा से भी अपरिचित हूँ, इस तेवर से भी बात करने का प्रश्न तो कैसे उठता है। पापा जरूर मेरे दोस्त हैं, पर बिल्कुल दूसरी तरह की। शतरंज खेलना, पंजा लड़ाना, और जो फरमाइश मम्मी पूरी ना करें उनसे पूरी करवा लेना। बचपन में उनकी पीठ पर लदी रहती थी, और आज भी बिना किसी झिझक के उनकी पीठ पर लगकर अपनी हर इच्छा पूरी करवा लेती हूँ। पर इतने माई डियर दोस्त होने के बावजूद अपनी निजी बातें मैं मम्मी के साथ ही करती आई हूँ, और वहाँ एकदम सन्नाटा। मम्मी को पटकनी देकर नाना पूरी तरह उन पर सवार जो है। शेखर को मैंने इशारे से ही लाल झंडी दिखा दी थी, तो वह भी नहीं आ रहा था, और शाम का समय है कि मुझसे काटा नहीं करता। कई बार मन हुआ कि मम्मी से जाकर बात करूं, साफ साफ पूछूं कि तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो। मेरी और शेखर की दोस्ती के बारे में जानती तो हूँ, मैंने तो कभी कुछ छिपाया नहीं, और दोस्ती है तो ये सब तो होगा ही। तुम क्या समझ रही थी कि हम भाई बहन की तरह? पर तभी ख्याल आता कि मम्मी है ना वहाँ, जिनसे जिनसे आकर यह सब तुम। 4 दिन हो गए मैंने शेखर की सूरत तक नहीं देखी। मेरे हल्के से इशारे से ही उस बेचारी ने तो घर क्या, छत पर आना ही छोड़ दिया। हॉस्टल में रहने वाले उसके साथी भी छत पर दिखाई नहीं दिए, न घर ही आए। कोई आता तो कम से कम उसका हालचाल ही पूछ लेती। मैं जानती हूँ वह बेवकूफ़ी की हद तक भावुक है, उसे तो ठीक से यह भी नहीं मालूम
कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। लगता है मम्मी के गुस्से की आशंका माथे से ही उसके हौसले पस्त हो गए हैं। वैसे कल से मम्मी के चेहरे का तनाव कुछ ढीला जरूर हुआ है। 3 दिन से जमी हुई शक्ति जैसे पिघल गई है। पर मैंने तय कर लिया है कि बात अब मम्मी ही करेंगी। सवेरे ना धोकर मैं दरवाजे के पीछे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। बाहर मेज पर मम्मी चाय बना रही थी। पापा अखबार के सिर चढ़ाए बैठे थे। मम्मी को शायद मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कब ना आकर भाग आ गई तो पापा से बोली, जानते हो कल रात को क्या हुआ पता नहीं। तब से मन बहुत खराब हो गया है। उसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई। मम्मी के स्वर की कोमलता से मेरा हाथ जहाँ का तहाँ थम गया और कान बाहर लग गए। आधी रात के करीब में बाथरूम जाने के लिए उठी। सामने छत पर खूब अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक लाल सितारा सा चमक उठा। मैं चौंकी। गौर से देखा तो धीरे धीरे एक आकृति उभर आई। शेखर छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं चुपचाप लौट आई। कोई 2 घंटे बाद फिर गई तो देखा उसी छत पर टहल रहा था। बेचारा, मेरा मन जाने कैसा हो गया। तनु भी कैसी बुझी बुझी रहती है। फिर जैसे अपने को ही दुत्कारती सी बोली, पहले तो छूट दो, फिर जब आगे बढ़े तो खींचकर चारों खाने चित कर दो। यह भी कोई बात हुई भला। राहत की एक गहरी निश्वास मेरे भीतर निकल पड़ी। जाने कैसा आवेग मन में उमड़ा कि इच्छा हुई दौड़कर मम्मी के गले से लग जाऊं। लगा जैसे अरसे के बाद मेरी मम्मी लौट आई हूँ। पर मैंने कुछ नहीं कहा। बस खुलकर बात करूंगी। बस अब खुलकर बात करूंगी। 4 दिन से न जाने कितने प्रश्न मन में घुमड़ रहे थे। अब क्या, अब तो मम्मी है, उनसे तो कम से कम सब कहा पूछा जा सकता है। पर घर पहुंचकर जो देखा वो अवाक। शेखर हथेलियों से सिर थामे कुर्सी पर बैठा और मम्मी कुर्सी के हत्थे पर बैठी उसकी पीठ और माथा सहला रही है। मुझे देखते ही बड़े सहज स्वाभाविक स्वर में बोली, देखो इस पागल को, 4 दिन से ये साहब कॉलेज नहीं आए, ना ही कुछ खाया पिया। अपने साथ इनका भी खाना लगवाना। और फिर मम्मी ने खुद बैठकर बड़े स्नेह से मनुहार करके उसे खाना खिलाया। खाना खाने की बात कहने पर भी शेखर ठहरा नहीं। मम्मी के प्रति कृतज्ञता के बोझ से झुका झुका ही वह लौट गया। मेरे भीतर मेरे भीतर खुशी का ऐसा जोर उमड़ा कि अब तक की सोच सारे प्रश्न उसी में मिला गए। सारी स्थिति को समय पर आने पर समय तो लगता है, पर आ गई। शेखर ने भी अब 1-2 दिन छोड़कर आना शुरू किया और आता भी तो अधिकतर हम लिखाई पढ़ाई की बातें करते। अपनी की शर्मिंदगी प्रकट करते हुए उसने मम्मी से वादा किया कि अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मम्मी को शिकायत हो। जिस दिन वह नहीं आता, मैं 2-3 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने बरामदे से की बात कर लिया करती। घर की अनुमति और सहयोग से मैं सरेआम चलने वाले प्रेम प्रसंग में मोहल्ले वालों को भी कुछ नहीं रह गया था। उन्होंने इस जानलेवा जमाने के नाम 2-4 लानतें भेजकर किसी पुल खेलने तक के अपनी दिलचस्पी को स्थगित कर दिया। लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी, जब भी शेखर शाम को कुछ ज्यादा देर बैठ जाता, दोपहर में भी आ जाता, तो मम्मी के भीतर नाना कसमकसाने लगते और उसकी प्रतिक्रिया मम्मी के चेहरे पर झलकने लगती। मम्मी भरकर कोशिश करके नाना को बोलने तो नहीं देती, पर उन्हें पूरी तरह हटा देना भी शायद मम्मी के बस की बात नहीं रह गई थी। हाँ, ये प्रसंग मेरे और मम्मी के बीच जब रोजमर्रा की बातचीत का विषय जरूर बन गया। कभी भी मजाक में कहती, ये जो तेरा शेखर है ना, बड़ा बिजबिजला सा लड़का है। अरे इस उम्र के लड़कों को चाहिए घूमे फिरे, मस्ती मारे, क्या मुर्रमी सी सूरत बनाए मजनू की तरह छटपट टंगा सारे समय इधर ही ताकता रहता है। मैं केवल हंस देती। कभी बड़ी भावुक होकर कहती, तू क्यों नहीं समझाती बेटे कि तुझे लेकर कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं मेरे मन में, तेरे भविष्य को लेकर कितने सपने संजो रखे हैं मैंने। मैं हंसकर कहती, मम्मी तुम भी कमाल करती हो, अपनी जिंदगी को लेकर भी तुम सपने देखो, मेरी जिंदगी को लेकर भी तुम ही सपने देखो, कुछ सपने मेरे लिए भी छोड़ दो। कभी भी समझाने के लहजे में कहती, देखो तनु, अभी तुम बहुत छोटी हो, अपना सारा ध्यान पढ़ने लिखने में लगाओ, दिमाग से ये उल्टे सीधे फितूर निकाल दो। ठीक है, बड़े हो जाओ तो प्रेम भी करना, शादी भी। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाली नहीं हूँ, अपने आप ही ढूंढना। और इतनी अक्ल तो आ जाए कि ढंग का चुनाव कर सको। आम चुनाव के रिजेक्शन को मैं समझ जाती और पूछती, अच्छा मम्मी बताओ, जब तुमने पापा को चुना था तो नाना को वो पसंद था? मेरा चुनाव अपनी सारी पढ़ाई लिखाई खत्म करके 25 साल की उम्र में चुनाव किया था मैंने, खूब सोच समझ कर, अक्ल के साथ, समझी। मम्मी अपनी बौखलाहट को गुस्से में छुपाकर कहती, उम्र और पढ़ाई लिखाई ये दो
दो ही तो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मम्मी मुझे जब तक हौसला देती रहती। पढ़ने लिखने में मैं अच्छी थी, और रहा उम्र का सवाल, तो उसके लिए मन होता ये कहूँ, मम्मी तुम्हारी पीढ़ी जो काम 25 साल की उम्र में करती थी, तुम्हारी से 15 साल की उम्र में ही करेगी। तुम क्यों नहीं समझ पाती? पर चुप रह जाती। नाना का जिक्र तो चल ही पड़ा है, कहीं वे ही भाग उठे तो। छमाही परीक्षाएं पास आ गई थी। मैंने सारा ध्यान पढ़ने में लगा दिया था। सबका आना और गाना बजाना एकदम बंद। इन दिनों मेरी इतनी जमकर पढ़ाई थी कि मम्मी का मन प्रसन्न हो गया। शायद कुछ आश्वस्त भी। आखिरी पेपर देने के पश्चात लग रहा था कि एक बोझ सा हट गया है। मन बेहद हल्का और कुछ मस्ती मारने को कर रहा था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कल शेखर और दीपक पिक्चर जा रहे हैं, मैं भी साथ चली जाऊँ? आज तक मैंने इन लोगों के साथ कभी घूमने नहीं गई थी, पर इतनी पढ़ाई करने के बाद अब इतनी छुट्टी तो मिलनी ही थी। मम्मी ने एक क्षण मेरा चेहरा देखती रही, बोली, इधर आ, यहाँ बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। मैं जाकर बैठ गई, पर यह न समझ आया इसमें बात करने को क्या है। हाँ कहो ना। मैंने लेकिन मम्मी, बात करने का मर्ज जो है इनका इनकी तो हाँ ना भी 50-60 वाक्यों में लिपटी बिना नहीं निकल सकती। तेरे इम्तिहान खत्म हुए हैं। मैं तो खुद पिक्चर का प्रोग्राम बना रही थी। बोल कौन सी पिक्चर देखना चाहती है? क्यों उन लोगों के साथ जाने में क्या? मेरे स्वर में इतनी खींच भरी हुई थी कि मम्मी एक तक मेरा चेहरा ही देखती रह गई। तनु, मुझे पूरी छूट दे रखी बेटा, पर इतना ही तेज चल कि मैं साथ तो चल सकूं। तुम साफ कहो ना कि जाने दोगी या नहीं। बेकार की बातें। मैं भी साथ चल सकूं, तुम्हारे साथ चल सकने की बात भला कहाँ से आ गई? मम्मी ने फिर चलाते हुए कहा, साथ तो चलना ही पड़ेगा। कभी आंधी मुंह गिर गई तो उठाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। मैं समझ गई कि मम्मी नहीं जाने देंगी, पर इस तरह प्यार से मना करती हूँ तो झगड़ा भी तो नहीं किया जा सकता। बहस करने का सीधा सा मतलब है कि उनका भगारा हुआ दर्शन सुनो, यानी 50 मिनट की क्लास। पर मैं कतई नहीं समझ पाई कि जाने में आखिर क्या हर्ज है। हर बात में ना नुकुर। कहाँ तो कहती थी बचपन में, यह मत करो, यहाँ मत जाओ, कहकर हमको बहुत डांटा गया था। अब खुद वही सब कर रही हैं। देख लिया इनकी बड़ी बड़ी बातों को। मैं उठी और दंदनाती हुई अपने कमरे में आ गई। हाँ, एक बात जरूर थमा गई, मम्मी, जो चलेगा वह गिरेगा भी, और जो गिरेगा वह उठेगा भी, और खुद ही उठेगा। उसे किसी की जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरी बात की उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई। उनके मन में ही कुछ जागा कि शाम को उन्होंने खुद शेखर और उसके कमरे पे आए तीनों चार लड़कों को बुलवाकर मेरे ही कमरे में मजलिस जमवाई और खूब गर्मा गर्म खाना खिलवाया। कुछ ऐसा रंग जमा देख मेरा दोपहर वाला आक्रोश घुल गया। इम्तिहान खत्म हो गए थे और मौसम सुहाना था। मम्मी का रवैया भी अनुकूल हो रहा था, तो दोस्ती का स्थगित हुआ सिलसिला फिर से शुरू हो गया। आजकल तो जैसे उसके सिवा कुछ हो ही नहीं रहा था। पर फिर एक झटका। उस दिन मैं अपनी सहेली के घर से लौटी तो मम्मी की सख्त आवाज सुनाई दी, तनु इधर आओ। आवाज से ही लगा कि खतरे का सिग्नल है। एक क्षण को मैं सख्ते में आ गई। पास गई तो देखा चेहरा पहले से ही सख्त। तुम शेखर के कमरे पर जाती हो? मम्मी ने बंदूक दागी। समझ गई कि पीछे गली में से किसी ने अपना करतब दिखाया। कब से जाती हो? मन तो हुआ कि कह दूं जिसने खबर दी है उसकी बाकी बातें भी बता दी होंगी। कुछ तोड़ तरोड़ कर ही बताया होगा, तो मम्मी जिस तरह भड़क रही है उसमें चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे मुझे मम्मी ने इस गुस्से का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 बार यदि मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए शेखर के कमरे पर चली गई तो ऐसा क्या गुनाह हो गया। पर मम्मी हर काम सकारण तो होता नहीं, बस वे तो मूड पर ही चलती हैं। अजीब मुसीबत थी, गुस्से में मम्मी से बात करने का मतलब नहीं, और मेरी चुप्पी मम्मी के गुस्से को और भड़का रही थी। याद नहीं है मैंने शुरू में ही तुम्हें मना कर दिया था कि तुम उनके कमरे पर कभी नहीं जाओगी। 3-3 घंटे वह यहाँ धुनी जमाकर बैठता है, उससे भी तुम्हारा जी भरा नहीं? तुम्हारा दुख, क्रोध और आतंक की परतें उनके चेहरे पर गहरी होती जा रही थी, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे उन्हें सारी स्थिति समझाऊं। वह तो बेचारे सामने वालों ने मुझे बुलाकर आग्रह दिया, जानती है यह सिर आज तक किसी के सामने झुका नहीं, पर वहां मुझसे आंख आंख नहीं उठाई गई। मुंह दिखाने लायक मत रखना हमको कभी भी। सारी गली में तू तू हो रही है, नाक कटवा कर रखी है। गजब। इस बात तो सारा मोहल्ला ही बोलने लगा
मम्मी के भीतर से। आश्चर्य है कि जो मम्मी आज तक अपने आसपास से बिल्कुल कटी हुई थी, जिसका मजाक ही उड़ाया करती थी, आज कैसे सुर मिलाकर बोल रही है। मम्मी का भाषण बदस्तूर चालू, और मैंने तो अपने कान के स्विच ही ऑफ कर दिए। तब गुस्सा ठंडा हो गया। मम्मी अपने में लौट आएंगी तब समझा दूंगी। मम्मी, इतनी छोटी सी बातों को तुम नहा कितना तूल दे रही हो, पर जाने कैसी दोष लेकर आई हो। इस बात की उनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा, और हुआ यह कि उन्होंने गुस्से में मुझे गुस्सा चढ़ने लगा। फिर घर में एक अजीब सा तनाव बढ़ गया। इस बार मम्मी ने शायद पापा को भी सब कुछ बता दिया था। कहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं, वे शुरू से ही इस सारे मामले में आउट ही रहे, पर इस बार उनके चेहरे पर भी एक अनकहा सा तनाव दिखाई दे रहा था। तो 2 महीने पहले जब इस तरह की घटना हुई थी तो मैं भीतर से सहम गई थी, पर इस बार मैंने तय कर लिया था कि इस सारे मामले में मम्मी को यदि नाना बनकर ही व्यवहार करना है, तो फिर मुझे भी मम्मी की तरह मोर्चा लेना होगा उनसे, और मैं ज़रूर लूँगी। दिखा तो दूँ कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ, तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चली हूँ, खुद को लीक से हटकर चली थी। सारी ज़िंदगी इस बात की घुटी पिलाती रही, पर मैंने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, घसीट कर मुझे अपनी ही खींची लीक पर लाने में ये दंद फंद शुरू हो गए। मैंने मन में ढेर ढेर तर्क सोच डाले। एक दिन बकायदा मम्मी ने से बहस करूंगी, साफ साफ कहूंगी कि मम्मी, इतने ही बंधन लगाकर रखना था तो शुरू से वैसे पालती, क्यों झूठ मूठ आज़ादी देने की बातें करती सिखाती रही। पर इस बार मैंने भी मन सुलगाकर इस तरह राख हो गया था कि मैं गुमसुम सी अपने ही कमरे में पड़ी रहती। मन बहुत भर आता तो रो लेती। घर में सारे दिन हंसी खिलखिलाने रहने वाली मैं एकदम चुप होकर अपने में ही सिमट गई। हाँ, एक वाक्य जरूर बार बार दोहरा रही थी, मम्मी, मुझे अच्छी तरह समझ लो कि मैं अपने मन की ही करूंगी। हालांकि मेरे मन में क्या है इसकी कोई भी रूपरेखा मेरे सामने ना थी। मुझे नहीं मालूम इन 3-4 दिनों में बाहर क्या हुआ। घर बाहर की दुनिया से कटी अपने ही कमरे में सिम थी। मैं मम्मी से मोर्चा लेने के दांव सोच रही थी, पर आज बगैर मुझे कतई अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने मम्मी को अपने बरामदे से चिल्लाती हुई सुना, शेखर, कल तो तुम छुट्टियों से अपने घर चले जाओगे। आज अपने दोस्तों के साथ खाना इधर ही खाना। नहीं जानती किस जद्दोजहद से गुजर कर मम्मी इस स्थिति पर पहुंची होंगी। और रात को शेखर, दीपक और रवि के साथ खाने की मेज पर डटा हुआ था। मम्मी उतनी ही प्रेम से खाना खिला रही थी। पापा वैसे ही खुले ढंग से मजाक कर रहे थे, मानो बीच में कुछ घटा ही ना हो। अगल बगल की खिड़कियों में 2-4 सिर चिपके हुए थे। सब कुछ पहले की तरह बहुत सहज स्वाभाविक हो उठा था। केवल मैं सारी स्थिति के तटस्थ होकर यही सोच रही थी कि नाना पूरी तरह नाना थे, 100%, और इसी से मम्मी के लिए लड़ना कितना आसान हो गया होगा। पर इस मम्मी से लड़ा भी कैसे जाए जो एक पल नाना होकर जीती है और एक पल मम्मी होकर। अब इस कहानी की हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कहानी तो हमने पूरी पढ़ ली है। एक सेकंड। एक्सप्लेनेशन। त्रिशंकु मनु भंडारी। आधुनिक लेखक कथा लेखन के क्षेत्र में मनु भंडारी का नाम महत्वपूर्ण लेखिका के रूप में लिया जाता है। 6वें दशक के पूर्वार्ध में उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया। उनकी पहली कहानी सन 1954 में मोहन सेंगर के संपादन में निकलने वाली पत्रिका नया समाज में छपी थी। लेकिन एक कहानीकार के रूप में उनकी विधिवत पहचान भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कहानी से सन 1965 में छपी थी। नई कहानी आंदोलन में से मनु भंडारी का गहरा जुड़ाव रहा है। वे अपने रचना संसार की सीमाओं को हमेशा तोड़ती रही है और उसे बेहतर आयाम देती रही है। उनकी प्रारंभिक कहानियाँ भले ही स्त्री पुरुष संबंधों के सीमित दायरे में बनी रही हों, लेकिन आगे चलकर गहरी संवेदनशीलता के कारण इनकी कहानियों का आयाम बहुत विस्तृत हो गया। इनमें परिवेश के विविध अनुभवों का खुलापन व्यक्त हुआ। नई कहानी में सामूहिक रूप से अनुभूति की जगह सामाजिक जीवन की पहचान पर बल दिया था। इसमें यथार्थ की तीखी चेतना निहित थी। व्यक्ति के घुटन, परायापन, त्रासदी को नई कहानी में बहुत सूक्ष्म ढंग से चित्रित किया गया है। समय, मूल्यों और परिवेश के परिवर्तन को मनु भंडारी ने गहराई से देखा है। इसीलिए उनकी कहानियाँ बदलाव के बारीक से बारीक तंत्रों को विश्लेषित करने में सफल रही हैं।
मनु भंडारी का परिवेश बदलती हुई परिवार व्यवस्था है और परिवार के बीच बदलते संबंधों, मूल्यों के बीच सार्थक भविष्य की खोज उनका मुख्य विषय है। त्रिशंकु स्त्री की आंतरिक द्वंद्व को प्रकट करती कहानी है। कभी स्त्री अत्यंत दीनहीन, असहाय सी दिखाई देती है तो कभी खास तौर पर बेटी या बहू के सामने भयावह रूप में सामने आती है। लेकिन ध्यान देने की बात यही है कि स्त्री की भयावह छवि उसके व्यक्तित्व में होने वाले आतंककारी परिवर्तन स्थायी नहीं होता और इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दरअसल समाज में पुरुषों का जो दबदबा कायम हो चुका है उसके प्रभाव से स्त्री कैसे बच सकती है, अर्थात उसके यानी स्त्री के व्यक्तित्व में कभी कभी होने वाले पुरुष जन्य परिवर्तन इसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है। समाज की समस्त कार्य प्रणालियां पुरुष द्वारा तय किए गए मानदंड के आधार पर चलती हैं। ऐसे में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक अवयवों पर पुरुष की विचारधारा का प्रभाव स्वाभाविक है कि स्त्री और पुरुष की प्रकृति में कुछ मूलभूत अंतर होता है, लेकिन स्त्री अपनी स्थिति के चलते पुरुष के स्वभाव और उसके संस्कार को कम या ज्यादा ग्रहण करने के लिए बाध्य है। यहीं पर उसके व्यक्तित्व में द्वैत प्रकट होता है। देखने में लगता है कि स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार कर रही है। त्रिशंकु में बेटी अपनी माँ की उदारता और कठोरता दोनों का अनुभव करती है और अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसकी माँ का व्यक्तित्व में कठोरता का भाव उसके नाना और उसकी माँ के व्यक्तित्व में प्रवेश के कारण संभव हो पाता है। यह स्थिति बहुत पेचीदा होती है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। ऐसे में एक स्त्री के सामने समस्या यही होती है कि वह अपने अधिकारों के लिए पुरुष से लड़े या स्त्री के व्यक्तित्व में प्रविष्ट पुरुष की प्रकृति से। त्रिशंकु में लड़की का ये कहना कि इस मम्मी से तो लड़ा भी कैसे जाए जो एक पल में नाना होकर जीती है तो एक पल में मम्मी होकर, बहुत बड़े यथार्थ को प्रकट करता है। स्त्री का संघर्ष इसलिए भी जटिल है कि उसे एक साथ स्त्री और पुरुष दोनों को जूझना पड़ता है। इस कहानी में आधुनिकता के स्तरों, परंपरागत संस्कारों और मूल्यों के द्वंद्वों को मार्मिकता के साथ व्यक्त किया गया है। एक ओर मुक्त प्रेम और मुक्त यौन संबंधों के दावे और दूसरी तरफ आचरण और व्यवहार में खोखलापन, अर्थात आधुनिकता का निर्वाह वहीं तक जहाँ तक उससे अहम की पुष्टि हो सके। मुक्त रहो, बच्चों को मुक्त रखो कहने वाले मम्मी, तनु और शेखर एक प्रेम संबंध को लेकर सहज नहीं रह पाती। तनु मम्मी के इस रूप से अपने नाना को देखती है। मम्मी की इस संक्रांत मानसिकता और उसके विभाजित व्यक्तित्व के लिए एक और आधुनिकता की उद्यान लालसा जिम्मेदार है, दूसरी तरफ परंपरागत संबंधों की जकड़न। इसी से मम्मी और तनु के संबंधों में गहरे द्वंद्व की रचती हुई समकालीन जीवन मूल्यों की दो पीढ़ियों से संक्रमित होकर किस तरह व्यक्ति की मानसिकता को ममता और संक्रमित करता है, इसका संयोजन बड़े कौशल से किया गया है। नई कहानी आंदोलन की प्रवृत्तियों को आत्मसात करके कहानी कला को प्रमाणिकता देने वालों में मनु भंडारी का प्रमुख स्थान है। उनकी कहानियों में नारी मन को प्रमाणिक व जीवन अभिव्यक्ति मिली है। मनु भंडारी की जीवन जगत की सच्चाइयों की बारीक विश्लेषण क्षमता और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पकड़ अपने में बांध लेती है।